नमस्ते दोस्तों, डीके ट्यूशन क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं या और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर हमें कॉल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन छत्तीसगढ़, प्राचीन छत्तीसगढ़। पहला क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों की व्याख्या कीजिए, स्थलों की जानकारी दीजिए। छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों की जानकारी दीजिए। तो छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक इतिहास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला, पूरा पाषाण काल। आप उत्तर लिखना है कि छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक कालीन स्थलों को 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? पहला, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में सिंघनपुर प्रमुख प्रागैतिहासिक कालीन स्थल है, जहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुए हैं? पंक्तिबद्ध मानव की आकृति। सारा क्वेश्चन और सारा आंसर भी नहीं लिख रहा हूँ, वो आपको मैं समझा रहा हूँ, वो बाकी आपको पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे। सिंघनपुर, पंक्तिबद्ध मानव आकृति, सीढ़ी नुमा आकृति, तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिली है? पूरा पाषाण काल से। इसको याद रखने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक है, ये आप छत्तीसगढ़ का नक्शा देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूरा पाषाण काल, इसको नंबर दे देना पहला, ठीक है। ठीक इसके नीचे नंबर दे देना दूसरा। कैसे वो मैं बता रहा हूँ, पहले इसको पूरा बता देता हूँ मैं। जैसे पूरा पाषाण काल सिंघनपुर, और इसमें है सोनबरसा, और भंवरखोल बस्तर में ना दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसके अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं? कबरा पहाड़ से, और कहाँ से? महानदी घाटी से, महानदी घाटी से, बसनाझर और धनपुर। बसनाझर रायगढ़ में, कबरा पहाड़ भी रायगढ़ में, धनपुर है आपका बिलासपुर में। आप इसमें यहाँ ब्रैकेट डाल के भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? गेरुए रंग की छिपकली, जिन्हें आदि मानव ने बनाया था। तीसरा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। ये सब याद करना आसान है, मैं वहाँ बताऊंगा अभी आपको मैप में। उत्तर पाषाण काल, यहाँ से सिंघनपुर, धनपुर, महानदी घाटी, ये नहीं, ये ठीक है, सोनबरसा, ये धनपुर और महानदी घाटी, ये यहाँ है। कबरा पहाड़, फिर बस्तर में है गढ़चंदेला, और एक बस्तर में ही है गढ़ धनौरा, ठीक है। उत्तर पाषाण काल, सिंघनपुर, धनपुर, महानदी घाटी। यहाँ आपको क्या मिले हैं? यहाँ मत्स्य की आकृति मिली है, मत्स्य आकृति। चौथा है आपका नव पाषाण काल, ठीक है। नवपाषाण काल कहाँ कहाँ?
अर्जुनी जो है दुर्ग में, फिर बोनटीला चितवा डोंगरी, ये दोनों कहाँ है? राजनांदगांव में। चलिए अब ये चारों पाषाण काल को कैसे याद रखेंगे? तो सबसे पहला सिंघनपुर, जो सबसे प्राचीन है, सिंघनपुर और सोनबरसा रायगढ़ में। दूसरा आप कैसे याद रखोगे? दूसरा है आपका कबरा पहाड़, फिर दूसरा यहाँ आ जाएगा गढ़चंदेला और गढ़धनौरा। ठीक है, तीसरा फिर यहाँ चला जाएगा। तीसरा क्या है? सिंघनपुर, धनपुर, महानदी घाटी। 1 2 यहाँ पे कर देना 3, क्योंकि धनपुर यहाँ है बिलासपुर में, महानदी घाटी भी यही है पूरा। तीसरा क्या हो गया आपका? धनपुर और महानदी घाटी। चौथा बोले तो चौथा ये है नवपाषाण काल, अर्जुनी दुर्ग और यहाँ पे बोनटीला और चितवा डोंगरी। ठीक है, तो इस तरह से पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर उत्तर पाषाण काल और ये चौथा नवपाषाण काल। पांचवा देखते हैं ताम्र लौह युग, या इसे हम कहते हैं महापाषाणिक युग या महापाषाणिक स्मारक युग। ताम्र लौह युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ ताम्र और लोहे धातु की चलन थी। दूसरी चीज, यहाँ ताम्र और लोहे के औजार बनाए जाते थे। महापाषाणिक स्मारक किन्हें कहा जाता है? जब 100 को गड़ाया जाता था पहले, तो उसके ऊपर एक पत्थर रख दी जाती थी, तो इसे हम कहते थे महापाषाणी स्मारक। इसके चिन्ह आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे? महापाषाणी स्मारक के आपको मिलेंगे भुजगहन, सोरर, करही-भदर और चिरचारी। इन जगहों पे आपको महापाषाणिक स्मारक या ताम्र लौह युग के अवशेष मिलेंगे। ये सब कहाँ है? ये है यहाँ पे आपका बालोद में। भुजगहन, चिरचारी, सोरर और करही-भदर। तो आपको 5 प्रागैतिहासिक काल के 5 स्थल याद हो गए, या 5 जगहों के नाम याद हो गए, 5 कालों के नाम याद हो गए। पूरा पाषाण काल सिंघनपुर, सोनबरसा, मध्य पाषाण काल कबरा पहाड़, गढ़धनौरा, गढ़चंदेला, उत्तर पाषाण काल महानदी घाटी, धनपुर, सिंघनपुर, चौथा नवपाषाण काल अर्जुनी, बोनटीला, चितवा डोंगरी, पांचवा ताम्र लौह युग, ये बालोद। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक काल। आगे देखते हैं। अच्छा, आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से? जैसे दूसरा प्रश्न पूछ दिया, सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ से। तीसरा प्रश्न पूछ सकता है 2-2 नंबर के, एक एक लाइन के लिए प्रश्न। रायगढ़ के सिंघनपुर गुफा की खोज किसने की थी? सिंघनपुर गुफा की खोज किसने की थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1912 में एंडरसन ने सिंघनपुर गुफा की खोज की थी। और क्या पूछ सकता है एक एक लाइन में या 2-2 नंबर के प्रश्न में? सर्वाधिक महापाषाणिक स्मारक, सर्वाधिक महापाषाणिक स्मारक कहाँ खोजे गए? किस जिले में खोजे गए? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर बालोद में। ठीक है, इसको भी 2-2 नंबर का पूछ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया कि पूरा पाषाण काल
पूरा पाषाणकालीन स्थलों को बताइए। छत्तीसगढ़ में मध्य पाषाणकालीन स्थलों को बताइए। या पूछ सकता है किन आधारों पे आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ उत्तर पाषाणकालीन स्थल छत्तीसगढ़ में उत्तर पाषाण काल अस्तित्व में रहा। या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे किन छत्तीसगढ़ में 9 पाषाण काल के साक्ष्य दीजिए। तो 2-2 नंबर का भी ऐसा पूछ सकता है, 2-2 लाइन आपको लिखने के लिए, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। चलिए 5वां, छत्तीसगढ़ में ऋग्वैदिक कालीन स्थलों की जानकारी दीजिए। ऋग्वैदिक कालीन स्थलों की जानकारी, छत्तीसगढ़ उसका भाग नहीं था, ऋग्वेद में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है छत्तीसगढ़ के किसी भी स्थल का। 6वां क्वेश्चन पूछ सकता है उत्तर वैदिक कालीन साक्ष्य। छत्तीसगढ़ में उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किन साक्ष्यों के आधार पर किया गया है? छत्तीसगढ़ का उल्लेख किन साक्ष्यों के आधार पर किया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में रेवा नदी को किस नाम से जाना जाता था? नर्मदा नदी। ये किस में लिखा है ऐसा? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण पुस्तक में नर्मदा नदी का उल्लेख किस नाम से किया गया है? रेवा नदी के रूप में। ऋग्वैदिक कालीन हो गया, उत्तर वैदिक कालीन हो गया। अब आते हैं आपका छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थलों की जानकारी दीजिए। छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थलों की जानकारी दीजिए। छत्तीसगढ़ क्या लिखेंगे? छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? छत्तीसगढ़ में राजा भानुमंत का शासन था, जिनकी पुत्री का नाम था क्या? कौशल्या। चूंकि राजा भानुमंत का कोई पुत्र नहीं था, तो समस्त राज्य किसको मिला? समस्त राज्य मिला राजा दशरथ को, जो रानी कौशल्या के पति थे। कालांतर में राम से लेकर कुश तक को यह राज्य मिला। कालांतर में इसे कुश स्थली भी कहा जाता था। कालांतर में इसे कुश स्थली भी कहा जाता था। रामायण कालीन प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। रामायण कालीन प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। पहला क्या लिखोगे? रामायण कालीन प्रमुख स्थल कौशल्या आ गया तो क्या लिखोगे? चंदखुरी, जहां कौशल्या माता का मंदिर है। क्योंकि सर्वाधिक प्राचीन है। दूसरा दशरथ राम आ गया तो राम से संबंधित कौन कौन से हैं? दंडकारण्य। दंडकारण्य में क्या हुआ था? यहाँ अधिकतर वनवास का समय व्यतीत किया। अधिकतर वनवास का समय व्यतीत किया। यहाँ पंचवटी से सीताहरण की घटना घटी थी। पंचवटी से क्या हुआ था? सीताहरण की घटना घटी थी। तीसरा आपका कौशल्या हो गया, राम हो गया। कुश तो तुरतुरिया में किस ऋषि का आश्रम है? वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने लव और कुश को क्या दी थी? शस्त्र और शास्त्र, इन दोनों की शिक्षा दी थी। डी राम आ गया तो फिर सीता। तो सीता का हरण कैसे हुआ था? सोने का हिरण। तो खरदूषण, खरदूषण बोलता हूँ, खरौद
किंवदंती है या ऐसा माना जाता है कि खरौत राजा खर और दूषण की साम्राज्य स्थली रही है। और कौन सा स्थल है? शिवरी नारायण, जहां भगवान राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। ठीक है, तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ में रामायणकालीन स्थलों की जानकारी दीजिए, या इसी को 2 नंबर के लिए पूछ सकता है, किन साक्ष्यों के आधार पर आप कह सकते हैं कि दंडकारण्य रामायणकालीन स्थल था? किन साक्ष्यों के आधार पर आप कह सकते हैं कि तुरतुरिया रामायणकालीन स्थल था? खरौत से रामायणकालीन स्थल का क्या संबंध है? शिवरी नारायण से भगवान राम का क्या संबंध है? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रामायणकालीन हो गया। अब देखते हैं महाभारतकालीन स्थल। चलिए, कौन सा क्वेश्चन? 8वां। छत्तीसगढ़ के महाभारतकालीन स्थलों की जानकारी दीजिए। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? दक्षिण कोशल। और बस्तर को क्या कहा जाता था? दंडकारण्य। दक्षिण कोशल और दंडकारण्य। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? छत्तीसगढ़ के मध्य भाग को या उत्तरी भाग, दोनों को मिला के क्या कहा जाता था? कोशल या प्राक कोशल। बस्तर को क्या कहा जाता था? कांतार या महाकांतार। ठीक है, रामायणकालीन प्रमुख स्थल इस प्रकार है। उत्तर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो रामायण, मैं सारे शब्द नहीं लिख रहा हूँ, ये सारे शब्द पीडीएफ में है। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आंसर लिखना है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप हमारे चैनल से जुड़िए। रामायणकालीन कुशल को कुशल, प्राक कुशल, महाभारतकालीन प्रमुख स्थल इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं महाभारतकालीन प्रमुख स्थल? सबसे पहला सिरपुर। सिरपुर भब्रुवाहन की राजधानी थी। भब्रुवाहन कौन था? चेदी नरेश। ये किसका बेटा था? ये अर्जुन का पुत्र था। प्राचीन काल में सिरपुर को क्या कहा जाता था? इसलिए चित्रांगदपुर। चित्रांगदपुर। और दूसरा कौन सा है? आरंग। आरंग नाम कैसे पड़ा? ताम्रध्वज को आरी से चीरे जाने के कारण। ताम्रध्वज को उसके जो पिता थे मोरध्वज, जिसने छद्मवेशी सिंह के लिए ताम्रध्वज को आरी से काट दिया था, तो आरी से काटे जाने के कारण इस स्थल का नाम पड़ा आरंग। आरी से काटे जाने के कारण इस स्थल का नाम पड़ा आरंग। सी खल्लारी, महासमुंद खल्लारी, जहाँ भीम पांव आज भी पाए जाते हैं। पांडवों के लाक्षागृह, ये साक्ष्य आज भी वहाँ है। चौथा सिरपुर।
सिरपुर या सिरपुर बोलता हूँ, रतनपुर। रतनपुर को प्राचीन काल में मणिपुर भी कहा जाता था। ये किसकी राजधानी थी? ये राजधानी थी राजा ताम्रध्वज की। ताम्रध्वज कौन? मौर्यध्वज के पुत्र, जिसे छद्मवेशी सिंह के लिए जिसके पिता ने उसे काट दिया था। 5वां स्थल कौन सा है? खल्लारी, आरंग, सिरपुर, रतनपुर। एक स्थल और बच गया, दमोदर या गुंजी। ये कहाँ स्थित है? जांजगीर चांपा में। इसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व में है। वन पर्व में कहा गया है कि दमोदर के तालाब में या झील में स्नान करने के बाद 3 दिन तक जो उपवास रहता है उसे वाजपेय यज्ञ का सुख मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। रामायणकालीन हो गया, महाभारतकालीन हो गया। जैन और बौद्धकालीन स्थल कौन कौन से हैं? क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे? 9वां क्वेश्चन, प्राचीन छत्तीसगढ़ में बौद्धकालीन साक्ष्यों का परिचय दीजिए। बौद्धकालीन साक्ष्यों का परिचय दीजिए। तो बौद्धकालीन साक्ष्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन से साक्ष्य हैं आपके पास? सबसे पहला तो सिरपुर, जहां जो बौद्ध भिक्षु था आनंद, बौद्ध भिक्षु आनंद ने क्या बनाया था? 2 चीज का निर्माण किया था। पहला क्या? आनंद कुटी विहार, और दूसरा क्या? दूसरा स्वास्तिक विहार। ठीक है। और कहाँ से हमें जानकारी मिलती है बौद्धकालीन प्रमुख स्थल के बारे में? दूसरा था सातवाहन राजा ने बौद्ध भिक्षुक नागार्जुन के लिए क्या बनाया था? एक 5 मंजिला भव्य संघाराम, 5 मंजिला संघाराम, मतलब पहाड़ को काट के 5 मंजिला कोठी का निर्माण किया गया था। तीसरा स्थल कौन सा है? तीसरा साक्ष्य कौन सा है? तीसरा साक्ष्य है हेनसांग। हेनसांग चीनी निवासी था, जो बौद्ध भिक्षु था, जो बौद्ध धर्म का अध्ययन करने और बौद्ध साक्ष्यों को जुटाने के लिए आया था। उसकी पुस्तक CUK में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? कियासलो। कियासलो, कियासलो, क्योंकि हम प्राचीन छत्तीसगढ़ को कोशल कहते थे, तो इसी को बिगड़ के क्या हो गया? कियासलो। ठीक है। 3 स्थल है, सिरपुर हो गया, नागार्जुन हो गया और हेनसांग। इसमें प्रश्न पूछ सकता है जैनकालीन साक्ष्यों का, छत्तीसगढ़ में जैनकालीन साक्ष्यों का वर्णन कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी स्थल है? सबसे पहला है मल्हार। मल्हार में इनके प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ, इनकी प्रतिमा है। भाटागुड़ा में इसके 16वें तीर्थंकर, जैनों के 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ की मूर्ति स्थापित है। फिर है नागपुरवा में इनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित है। और 24वें तीर्थंकर की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? आरंग। 24वें तीर्थंकर कौन? महावीर। तो इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जैनकालीन साक्ष्य उपलब्ध थे। चलिए
आपका हो गया 10 क्वेश्चन। अब आते हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय राजवंश थे कौन कौन से? मौर्य, सातवाहन, कुषाण, वाकाटक और गुप्त। 5 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए इसको तब तक मैं मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं मौर्य साम्राज्य। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे? प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का परिचय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दीजिए। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दीजिए। या क्या पूछा जा सकता है? मौर्य साम्राज्य के राजाओं की जानकारी दीजिए छत्तीसगढ़ के संबंध में। या क्या पूछा जा सकता है? मौर्य साम्राज्य के सांस्कृतिक विवेचना कीजिए छत्तीसगढ़ के संबंध में। या क्या पूछा जा सकता है? लेखों, मौर्य साम्राज्य के लेखों और मुद्राओं की जानकारी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दीजिए। ठीक है, इस तरह के 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? मतलब यहां से शुरू करेंगे कि भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य का अनूठा स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं रहा है। प्रमुख अभिलेख लिपि जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं कौन कौन से हैं? रामगढ़ की गुफा में जहाँ जोगीमारा की गुफा है, जोगीमारा की गुफा से हमें क्या प्राप्त हुआ है? देवदत्त और देवदासी सुतनुका का प्रेम वर्णन प्राप्त हुआ है, जो किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। दूसरा क्या लिख सकते हैं? सीता बेंगरा की गुफा से प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। तो ये तो हो गया अभिलेख, है ना। अब आपको पूछ देता जैसे मुद्रा, तो प्राप्त मुद्राएं कहाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मुद्राएं अकलतरा, ठठारी और बारगांव। अकलतरा ठठारी है जांजगीर चांपा में और बारगांव है कहाँ? रायगढ़ में। या इसकी सांस्कृतिक विवेचना कीजिए या मौर्य साम्राज्य के राजाओं की जानकारी दीजिए। तो अशोक के तोसली शिलालेख से इस सांस्कृतिक विवेचना भी इसी में जाएगा। तोसली शिलालेख से आटविक संस्कृति की जानकारी मिलती है, जिसकी छाप आज भी बस्तर में देखी जा सकती है। जिसकी छाप क्या है? आज भी बस्तर में देखी जा सकती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं भूल गया बताने के लिए कि बस्तर में मिट्टी के परकोटों वाले अनेक गढ़ मिले हैं।
ठीक है। तो आपको अभिलेख पूछ दिया तो आप ये लिख देना, मुद्रा पूछा तो ये लिख देना, अगर शिलालेख अभिलेख के बारे में पूछे तो आप ये लिख देना, सांस्कृतिक विवेचना के बारे में पूछे तो आप ये लिख देना, आठवीं संस्कृति के बारे में। ये बस्तर में आज भी इसकी छाप मिलती है, यहाँ मिट्टी के परकोटों वाले अनेक गढ़ मिले हैं, ठीक है। 12वां क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन रहेगा। मौर्य साम्राज्य का परिचय छत्तीसगढ़ के संदर्भ में दीजिए, या सातवाहन कालीन अभिलेखों की जानकारी दीजिए, राजाओं की जानकारी दीजिए, अधिकारियों की जानकारी दीजिए, इनके साक्ष्य दीजिए छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, या और क्या पूछ सकता है, अभिलेखों की जानकारी, राजाओं की जानकारी, अधिकारियों की जानकारी, या इसमें एक विशिष्ट क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध कीजिए कि सातवाहन कालीन व्यापार रोम से होता था। चलिए ये 3-4 क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला है अभिलेखों की जानकारी। तो क्या लिखना है आपको उत्तर में, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद सातवाहन राजाओं ने अपनी एक शाखा छत्तीसगढ़ में स्थापित की, जहाँ पे इसके प्रमुख साक्ष्य निम्नलिखित हैं। अगर आपसे सिर्फ अभिलेखों के बारे में पूछ देता, अभिलेखों शिलालेख के बारे में, तो कहाँ का शिलालेख, गुंजी का शिलालेख। इसमें क्या बताया गया है कि जो राजा थे वरदत्त श्री, उन्होंने 1000 गायें ब्राह्मणों को दान में दी थी। क्यों? अपनी आयु वृद्धि करने के लिए। एक और सातवाहन कालीन राजा था जिसने क्या बनाया था, संघाराम बनाया था, बौद्ध भिक्षु। किसके लिए? नागार्जुन के लिए। मतलब सातवाहन राजा ने बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए क्या बनवाया था, एक भव्य संघाराम 5 मंजिल। ठीक है। तीसरा अभिलेखों की जानकारी, राजाओं की जानकारी। वरदत्त श्री एक राजा, ये सातवाहन एक अन्य राजा, इसका नाम मुझे भी नहीं पता। एक तीसरे राजा है अपिलक। इनकी मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? बालपुर कहाँ है? जांजगीर चांपा में। यहाँ से राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। अधिकारियों की जानकारी दीजिए। तो सातवाहन कालीन किरारी के काष्ठ स्तंभ से हमें क्या प्राप्त होता है? सातवाहन कालीन अधिकारियों के नाम और पदनाम। अधिकारियों के नाम व पदनाम। सातवाहन कालीन साक्ष्य और क्या है? जैसे ये विशिष्ट क्वेश्चन इसमें आते हैं। सिद्ध कीजिए कि सातवाहन कालीन व्यापार विदेशों से भी होता था। कैसे सिद्ध करेंगे? बिलासपुर के चकरबेड़ा में रोम कालीन क्या प्राप्त हुए हैं? स्वर्ण सिक्के। जो कि सातवाहन कालीन है। बिलासपुर के चकरबेड़ा में रोम के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो रोम के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं जो सातवाहन कालीन है, जिससे साबित होता है कि सातवाहन कालीन व्यापार रोम से भी होता था। ठीक है। मौर्य साम्राज्य, सातवाहन साम्राज्य
फिर आते हैं सातवाहन के बाद वाकाटक। वाकाटक में क्या पूछ सकता है, वही राजाओं की जानकारी दीजिए। किन साक्ष्यों के आधार पर आप कह सकते हैं कि वाकाटक छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख अभिन्न हिस्सा था। वाकाटक वंश छत्तीसगढ़ में अपनी उनकी एक शाखा स्थापित थी। किन साक्ष्यों के आधार पर आप कह सकते हैं, राजाओं की जानकारी दीजिए। चलिए, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे, दक्षिणापथ स्वामी, दक्षिणापथ के स्वामी की शक्ति क्षीण होने के पश्चात वाकाटकों ने छत्तीसगढ़ में अपनी प्रभु सत्ता स्थापित की। दक्षिणापथ के स्वामी मतलब सातवाहन, इनकी सत्ता, इनकी मौर्य की सत्ता क्षीण होने के बाद सातवाहन की सत्ता क्षीण होने के बाद वाकाटक। तो आप कैसे याद रख सकते हैं इसको याद रखना आप, मुसवा, मु से क्या मौर्य वंश, सा से क्या सातवाहन वंश, और वा से क्या वाकाटक वंश, मुसवा। अब वाकाटक वंश में जैसे पूछा है राजाओं की जानकारी, तो इसको आप क्या याद रखना, प्राण, पृथ्वी, हरि, ये राजा थे वाकाटक कालीन। पा से क्या, पा से प्रवरसेन प्रथम, रा से क्या रुद्रसेन प्रथम, ना से क्या, ना से नरेंद्र सेन, पृथ्वी से क्या पृथ्वी सेन, हरि से क्या हरि सेन। इस तरह से प्राण, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, प्राण पृथ्वी हरि। अगर आपको ये याद है तो वाकाटक के सारे राजाओं के नाम याद हो जाएंगे। प्रा से प्रवर सेन, फिर रा से रुद्रसेन, रा से नरेंद्र सेन, इसको ना लिख लेना, ना से नरेंद्र सेन, पृथ्वी से पृथ्वी सेन और हरि से हरि सेन। प्रवर सेन प्रथम सातवाहन कालीन प्रथम प्रतापी शासक था, जिसने क्या किया, छत्तीसगढ़ में वाकाटकों की प्रभु सत्ता स्थापित की। वाकाटकों की प्रभु सत्ता स्थापित की। रुद्रसेन प्रथम, इसके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि विक्रमादित्य की जो पुत्री थी प्रभावती, उसका विवाह किससे हुआ था, रुद्रसेन से। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, पूना अभिलेख से। पूना अभिलेख किससे संबंधित है, प्रभावती से। फिर है नरेंद्र सेन। नरेंद्र सेन पर जो नल राजा है, नलवंशी राजा, क्या नाम था उसका, भवदत्त वर्मन, जिसने इस पर आक्रमण किया था और नरेंद्र सेन को पराजित कर दिया था। इसकी जानकारी हमें मिलती है रिद्धिपुर अभिलेख से। ठीक है। फिर पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन ने इसका जो उत्तराधिकारी था अर्थपति, उस पर हमला कर दिया। भवदत्त वर्मन ने इस पर हमला कर इसे पराजित किया। अब इसका उत्तराधिकारी हुआ कौन, पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन ने इसके उत्तराधिकारी अर्थपति पर हमला कर दिया और इसकी वहीं मृत्यु हो गई युद्ध में। युद्ध में क्या हो गई, इनकी मृत्यु। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, केसरी बेड़ा अभिलेख से। हरिसेन कौन हुए, वाकाटक कालीन अंतिम राजा हुए। ठीक है। तो एक याद रखना आप, मुसवा मौर्य वंश, सातवाहन कालीन वंश, और वहाँ से वाकाटक वंश, फिर प्राण पृथ्वी हरि
प्रा से प्रवर सेन, ना से रा से रुद्र सेन, ना से नरेंद्र सेन, पृथ्वी से पृथ्वी सेन और हरि से हरि सेन। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। फिर आपका ये पूरा छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास और राष्ट्रीय राजवंश से संबंधित सारे क्वेश्चन आप बना लोगे मेंस में। इससे बाहर कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सब बन जाएगा। ठीक है। वाकाटक वंश के बाद और आते हैं कुषाण वंश। ये छोटा सा है, कुषाण वंश देख लेते हैं। प्रश्न पूछ दिया जैसे 14 नंबर का। कुषाण वंश ये कौन से साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं? कौन से साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं? तो क्या लिखोगे कि छत्तीसगढ़ में कुषाण वंशीय शासन क्या था? स्थापित था। कुषाण वंशी राजा असल में क्या थे? चीनी लोग थे। ठीक है। छत्तीसगढ़ कुषाण वंशी राजा विक्रमादित्य और राजा कनिष्क सिक्के, राजा कनिष्क के स्वर्ण सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? 2 जगहों से प्राप्त हुए हैं। पहला है स्वर्ण सिक्का। स्वर्ण सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? तेलीकोटा खरसिया रायगढ़ से। और दूसरा तांबे का सिक्का। तांबा सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिलासपुर से। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है गुप्त की। छत्तीसगढ़ में गुप्त वंशीय क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन गुप्त वंशी आपको किस लेख अभिलेख के आधार पर ज्ञात होता है? कि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, किस लेख या अभिलेख के आधार पर ज्ञात होता है कि छत्तीसगढ़ में गुप्तकालीन शाखा स्थापित थी? या क्या पूछ सकता है? प्रमुख सिक्कों और उसके प्राप्त स्थान की जानकारी दीजिए। गुप्तकालीन सिक्कों छत्तीसगढ़ में और उससे उनके प्राप्त स्थानों की जानकारी दीजिए। या छत्तीसगढ़ में राजाओं की जानकारी दीजिए गुप्तकालीन, जिनके सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शासन रहा है। या एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में समुद्रगुप्त का उल्लेख करिए, वर्णन कीजिए, विवेचना कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं गुप्तकालीन लेख और अभिलेख कहाँ से हमें प्राप्त होता है, किन साक्ष्यों के आधार पर? तो हरिसेन, ये हरिसेन अलग है ना। ये हरिसेन जो है समुद्रगुप्त का एक चारण कवि था, जिसे हम भाट कहते हैं। हरिसेन ने क्या लिखा था? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग जिसे आज इलाहाबाद कहा जाता है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें उसने समुद्रगुप्त के समस्त विजयी अभियानों की चर्चा की है। समुद्रगुप्त के समस्त विजयी अभियान। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से प्रदेशों को जीता था समुद्रगुप्त ने? दक्षिण कौशल को और महाकांता। दक्षिण कौशल, इसका राजा कौन था? महेंद्र सेन। ये वाकाटक वंशी राजा था। महाकांता में किसका सांसद था? व्याघ्रराज। ये नलवंशी शासक था। तो देखिए ये लेख और अभिलेख की जानकारी तो हमें यहाँ से मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति से, कि विजयी अभियान और उनके दक्षिण कौशल
महाकांता, तो इससे समुद्रगुप्त का भी उल्लेख हो जाता है। सेम यही क्वेश्चन। अब इनके सिक्के कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं उन्हें देखते हैं। पहला पिटाईवल्द। पिटाईवल्द कहाँ है? रायपुर में। और बानाबरत। बानाबरत कहाँ है? दुर्ग में। बानाबरत से हमें स्वर्ण सिक्के और कांच के सिक्के प्राप्त हुए हैं। पिटाईवल्द रायपुर से गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं और वो सिक्के आरंग से, तीसरा आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हुआ है। और कौन कौन राजा थे जिनके सिक्के प्राप्त हुए हैं? महेंद्रादित्य, जिसे कहा जाता था कुमारगुप्त, और विक्रमादित्य, और स्कंदगुप्त। महेंद्रादित्य, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, ये हो गए आपके गुप्तकालीन राजाओं की जानकारी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ से संबंधित थे। ये हो गई आपके सिक्कों की जानकारी। ठीक है, अब समुद्रगुप्त का उल्लेख करना है तो शुरू में आपको इसकी प्रस्तावना लिखनी है। कैसे लिखनी है? कि समुद्रगुप्त ने भारत की छिन्न भिन्न हो गई राजनीतिक एकता को फिर पुनः क्या किया? एक किया। छिन्न भिन्न हो गई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित किया। हरिसेन द्वारा कृत प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि क्या किया था समुद्रगुप्त ने? समस्त आर्यावर्त और दक्षिणावर्त, मतलब भारत का उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा जीता था। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, एक पैराग्राफ में ये रहेगा। सेकंड पैराग्राफ में छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी रहेगी कि प्रयाग प्रशस्ति से हमें छत्तीसगढ़ पर हुए आक्रमण की जानकारी भी मिलती है, जिसमें समुद्रगुप्त ने दक्षिण कोशल में महेंद्र सेन वाका टकवंशी राजा को पराजित किया और महाकांतार में जो सिहावा बस्तर का क्षेत्र है वहाँ व्याघ्र राज को पराजित किया जो नलवंशी शासक था। समुद्रगुप्त ने इन दोनों राज्यों को, इन दोनों क्षेत्रों को करद राज्य बनाया। क्या राज्य? करद राज्य। मतलब प्रत्यक्ष रूप से शासक स्थापित नहीं किया। जो महेंद्र सेन और व्याघ्र राज अब भी राजा थे, लेकिन वो अब कर किसको देते थे? समुद्रगुप्त को, क्योंकि समुद्रगुप्त ने इसे करद राज्य बना दिया था। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।